सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कस्तूरी रे ने। तो इस बुक में बताने की जरूरत नहीं है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अपने छोटे से गांव से निकल करके कैसे भारत की राष्ट्रपति बनी है। और इस बुक को एक अनुभवी पत्रकार कस्तूरी रे ने लिखा है। तो इनका नाम आप जरूर याद रखना। आपको याद है अभी सचिन तेंदुलकर के ऊपर बुक लिखी थी बोरिया मजूमदार ने, और बुक का नाम है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, उनके 50वें जन्मदिन पे। नारायण वाघुल, अभी इनकी बुक आई थी रिफ्लेक्शन, जिसको लॉन्च किया था खुद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। और सलमान रुश्दी की भी इंपॉर्टेंट बुक है ये, विक्ट्री सिटी, अभी लिखी है इन्होंने। तो ये सारी न्यूज में थी बुक्स, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक बार आप सभी लोगों को फिर से बता दूं कि आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट हो चुकी है। वैसे अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो कल मैंने वहां पे भी इन्फॉर्म कर दिया था और यहाँ के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं कि क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और जो भी 1-2 दिन की क्विज छूट रही थी हमारी, वो भी मैंने अपलोड कर दिए, पीडीएफ वगैरह सब डल जाएगी। मैंने आपको बताया था ना एक्चुअली स्टार्टिंग में कि ऐसा ही कुछ चक्कर हुआ होगा, कुछ एक्चुअली से परचेज करने पड़ते हैं इसमें चीज़ें वगैरह, और वो परमानेंट नहीं होती, टाइम टू टाइम पैसे भरने पड़ते हैं। तो वही था, उसका डोमेन जो था वो एक्सपायर हो गया था, तो वापस से उसे परचेज करना पड़ा। तो वो चक्कर था, क्योंकि पहले दिन तो मैंने डेवलपर को बोला था कि ये दिक्कत आ रही है भाई, जल्दी से सही कराओ। तो उन्होंने कहा हाँ करवाते हैं। एक दिन फिर सही नहीं हुई, फिर मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है, आप सही क्यों नहीं करवा रहे हो? वहाँ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि कल चालू हो जाएगी, फिर भी चालू नहीं होती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर उन्होंने दूसरे दिन जाकर के मुझे बताया कि आपका तो डोमेन ही एक्सपायर हो गया, मैं बताना भूल गया था। तो मैंने कहा ये बात पहले ही बता देते, जो भी पैसे लगने हैं वो लो और इसको चालू करो। बच्चों का रिवीजन नहीं हो पा रहा वहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई कोई भी कितनी बड़ी या छोटी कर रहा है, कोई भी कितना ज्यादा पढ़ रहा है या कम पढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो जितना पढ़ लिया उनको रिवाइज कर रहा है या नहीं कर रहा टाइम टू टाइम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे, ये ह्यूमन बिहेवियर है। और रिवीजन के लिए सबसे अच्छी चीज होती है बार बार चीजों का टेस्ट लगाएं। हाँ, बस मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि मुझे बोलने की जरूरत है, लेकिन अगर अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में कुछ ऐड वगैरह आपको दिखते हैं तो थोड़ा सा देख लिया करो क्लिक करके, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना प्लीज। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार होने का पता चला है? तो आंसर होगा नागौर। तो अभी आपको याद होगा, पहले तो हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले, लेकिन अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना नाम के स्थान में लिथियम के भंडार मिले हैं। और जो जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले थे ना, कितना मिला था उस वक्त? ऐसा कहा गया था 59 लाख टन मिला था, लेकिन अभी राजस्थान में बताया गया ये उससे भी बहुत ज़्यादा है। और लिथियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारी बैटरीज हो गई, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज हो गई, लैपटॉप की बैटरीज हो गई, चलो लैपटॉप वगैरह तो छोड़ो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज हो गई, तो उन बैटरीज को बनाने में लिथियम का इस्तेमाल होता है। और गाड़ियों की जो बैटरियां होती है वो बहुत महंगी महंगी आती है। क्यों? क्योंकि लिथियम हमारे पास नहीं, हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें महंगा पड़ता है। तो इसलिए बैटरियां महंगी बढ़ रही है, बैटरी महंगी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगा पड़ रहा है। और हम कहते हैं कि पॉल्यूशन कम करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चला करके। चलो बात मानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास ऐसा है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को साइड में रखते हैं, लेकिन बंदे भी तो उतने कैपेबल नहीं है ना। ठीक है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन हम जैसा आम पब्लिक थोड़ी ना ले पाएगा, उसे अफोर्ड थोड़ी ना कर पाएगा 10-10, 15-15, 20-20 लाख की गाड़ी। सिर्फ 2-5-10 लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे तो पर्यावरण को थोड़ी ना हमसे बचा पाएंगे, सबको उतरना पड़ेगा। तो अब ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, अब हमारे पास जम्मू कश्मीर में भी हो गया, राजस्थान में भी भंडार मिल गए, तो अब आगे आने वाले समय में जो बैटरीज है हमें सस्ती पड़ेगी तो लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता पड़ेगा। चलो खैर, ये तो दुनियादारी की बातें हैं, सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, राजस्थान में भी नागौर में लिथियम के भंडार मिले हैं। अच्छा, वैसे दुनिया में बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार आपको कहाँ मिलेंगे? एक साउथ अमेरिकी देश है चिली, उसके बाद मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद अर्जेंटीना में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बात यहाँ पे राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। और राजस्थान से तो आपको याद आ जाएगा, अभी राजस्थान में जिले बढ़ गए हैं, टोटल 19 जिले बढ़ गए हैं। टोटल कितने हो गए? 50 जिले हो गए।
पहले 7 संभाग थे, 3 नए संभाग और बन गए, टोटल 10 हो गए। 3 नए कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नाम से। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए अभी मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? पंडित रामकिशन को। वैसे अभी राजस्थान में 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व भी घोषित किए गए, हमीरगढ़, सोरसेन और खीचन। ये सोरसेन ये 12 जिले में आता है, जो फेमस है गोडावन के लिए, यानी कि ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है। खीचन आपको मिलेगा ये जोधपुर में, जो उसकी सारस के लिए मुख्य रूप से फेमस है। और राजस्थान के कोटा जिले की नंदिनी गुप्ता का नाम न्यूज में था, क्योंकि मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता। अभी राइट टू साइट और राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान ही है। अभी भारत और इजिप्ट के बीच में जो पहला मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, साइक्लोन 1, ये राजस्थान के जैसलमेर में ही हुआ था। अभी सिंगापुर के साथ हमने जो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज किया था, वो भी राजस्थान में किया था, जोधपुर में। अच्छा, ये बताओ, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित होगी? जयपुर में। और देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक अदालत कौन सी है? राजस्थान की। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा ललितपुर। ललितपुर ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जहां पर उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इस फार्मा पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है कि फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ दवा कंपनियों के कार्य को सरल बनाना और राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना। अच्छा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, कई बार पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश को। कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स हम डिस्कस करते हैं जो भी न्यूज में थे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा केरल में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा असम में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनेगा असम में। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनेगा? महाराष्ट्र में। और देश का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये मिलेगा आपको बंगलुरु में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और अगर पूछे कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये बनेगा केरल के कोच्चि में। तो ये वो सभी पार्क हैं जो अभी आपके न्यूज में थे, करंट अफेयर्स में, तो ये आपको याद भी होने चाहिए। जो पार्क आपको याद नहीं था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एक्सेंचर इंडिया के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय विज को। एक्सेंचर ये दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और अभी इसी ने अजय विज को भारत में कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। ये रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे। अच्छा, वैसे एक्सेंचर इसका मुख्यालय कहां पर है? तो डबलिन आयरलैंड में है। बाकी आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख बने। एलआईसी के चेयरमैन बने ये अभी सिद्धार्थ मोहंती। और नेस्कॉम के चेयरमैन बने अनंत माहेश्वरी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि एसोचैम के अभी नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन कौन बने? इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किस किस को पता है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 का आयोजन ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। कौन सा संस्करण था? 24वां। और ये कौन से गेम्स हो गए? तो ये वो गेम्स हो गए, इसमें मतलब वो खिलाड़ी, वो प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें कोई ना कोई अंग ट्रांसप्लांट हुआ हो। जैसे किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया। चाहे ऑर्गन को डोनेट करने वाला हो या रिसीवर हो, वो दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर बात करें अभी ये कहाँ पे हुआ, इसका 24वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें भारत ने टोटल 35 मेडल जीते हैं। एक 13 साल के बच्चे का नाम जरूर लूंगा यहाँ पे, वरुण उनका नाम है। 13 साल के बच्चे हैं, वरुण उनका नाम है। उन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं इसमें। किस किस गेम में? टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन में। और वरुण के अलावा एक और हैं,
अंकित श्रीवास्तव। इन्होंने भी 3 मेडल जीते हैं, लेकिन इसमें से एक ही गोल्ड है और 2 सिल्वर है। पहले मैंने आपको वरुण का नाम इसीलिए बताया क्योंकि इन्होंने तीनों के तीनों गोल्ड जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना है 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे, और 2032 में जो समर ओलंपिक्स हैं वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और अभी 2023 में जो क्वाड समिट होगा वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, और क्वाड देशों के बीच में जो मालाबार एक्सरसाइज होती है वो भी ऑस्ट्रेलिया में होगी इस बार। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो कहाँ पे होगी, वो टोक्यो जापान में होगी। और 2023 वाले कहाँ पे होंगे, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट में, हंगरी के बुडापेस्ट में। और बुडापेस्ट से याद आएगा आपको 2024 में जो 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड है वो भी हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, जो पिछले साल यानी कि 2022 में भारत में हुआ था। पहली बार भारत में हुआ था, जिसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। याद है आपको? तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पहला केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो आंसर होगा फातिमा असगर को। तो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है किसे? फातिमा असगर को मिला है। इन्हें इनकी पुस्तक व्हेन वी वेयर सिस्टर्स नाम की जो बुक है, उपन्यास है, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ये जो इनकी पुस्तक है, इनका जो उपन्यास है, ये 3 अनाथ भाई बहनों की कहानी है इसमें, और ये पुरस्कार अमेरिका और कनाडा के लेखकों को दिया जाता है। तो फातिमा असगर को मिला इस बार। आप जानते हो सरस्वती सम्मान किससे मिला था? शिव शंकरी को, उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था गीतांजलि श्री को, उनका उपन्यास है रेत की समाधि। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे तो टॉम्ब ऑफ सैंड ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। और व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की है? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक ने ये विशेष नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है? सिंपल सा उद्देश्य, मतलब जहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था नहीं है वहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करना, बैंकिंग व्यवस्था पहुँचाना और अपने ग्राहकों को बढ़ाना। और इसके माध्यम से HDFC बैंक को उम्मीद है कि वो 1 साल के अंदर 1 लाख नए ग्राहक जोड़ लेंगे। और HDFC बैंक ने कहा कि 2024 तक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 675 शाखाएं, ब्रांचेस जोड़ने की उनकी योजना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भी किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सिटी यूनियन बैंक। और बताओ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ पे खोला? अबू धाबी में। और बताओ, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना था? तो वो HDFC बैंक ही था। लेकिन दूसरा बैंक कौन सा बना? इंडियन ओवरसीज बैंक। और किस बैंक ने राजस्थान रॉयल्स के साथ डिजिटल समझौता किया? फिनो पेमेंट बैंक ने। और HDFC बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन है। शशिधर जगदीशन आपको याद होगा, अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 सम्मान मिला था। इस बैंक की टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक HDFC बैंक ही बना है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एवरेस्ट वार्षिक ITS यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा एक्सेंचर। तो अभी ग्लोबल IT रिसर्च फर्म है एवरेस्ट ग्रुप, उसने IT सर्विसेज के लिए अपना वार्षिक पीक मैट्रिक सर्विस प्रोवाइडर रैंकिंग को जारी किया है, जिसमें लगातार 7वें साल एक्सेंचर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर TCS है, तीसरे पे कैपजिमिनी है और चौथे पे विप्रो है। अच्छा, आप जानते हो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 161। टॉप पे नॉर्वे था। और उस इंडेक्स को किसने जारी किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। उसी तरह से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 126 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। और अभी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण, इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आया था, उसमें भारत 131 नंबर पर है, तो टॉप पर है सिंगापुर। और दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में
न्यूयॉर्क टॉप पर है, और देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची में बंगलुरु टॉप पर है। अभी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 आया, उसमें टॉप पे तो अमेरिका है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लॉन्च की गई माई लाइफ एज अ कॉमरेड नाम की बुक को किसने लिखा है? ये मतलब किसकी आत्मकथा है पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा के शैलजा। के शैलजा, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी और अभी उन्हीं की ऑटोग्राफी आई है जिसका नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, और इसे उन्होंने पत्रकार मंजू सारा राजन के साथ मिलकर के लिखा है। तो नाम याद रखना इसका। बाकी अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, या यूं कहूं कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है तो उसके शेरपा हैं ये। अभी इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। शशि शेखर वेम्पति की बात करेंगे। अभी इन्होंने कौन सी बुक लिखी? कलेक्टिव स्पिरिट, कॉन्क्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। और अमिताभ घोष, इन्होंने बुक लिखी है स्मोक एंड एशेस। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इसरो ने किस नाम से छात्रों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? अभी तो आंसर होगा स्टार्ट। तो अभी इसरो ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए ये स्टार्ट प्रोग्राम को शुरू किया है। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। देखो, इसरो की बात करेंगे मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? 10वें नंबर के हैं एस सोमनाथ। इनसे पहले कौन थे? के शिवन थे, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो ध्यान रखना। मोटो इसका क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी आपको याद होगा इसरो ने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, उनके नाम है टेलियोस 2 और लुमिलाइट 4। PSLV C55 रॉकेट से लॉन्च किया था। उसके अलावा बताओ, दुनिया का पहला 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड रॉकेट को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? टेरन 1। किसने किया? एक एरोस्पेस कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस। ये लॉन्च तो हो गया था लेकिन बाद में जाके क्रैश हो गया था। और भारत का पहला निजी पायलट इंजन कारखाना कहां पे खोला गया? चेन्नई में। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस। इसको डेवलप किया स्काई रूट ने। अभी आपको याद होगा, स्काई रूट ने ही भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया था जिसका नाम रखा था धवन 1। अभी इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम है SSLV-D2 यानी कि शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहां से किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो ध्यान रखना ये। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया? 8 मई को। फिर आपसे पूछा, मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। फिर आपसे पूछा, अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार कौन बनी? तो आंसर होगा नीरा टंडन। फिर आपसे पूछा, अभी ACC पुरुष प्रीमियर कप का खिताब किसने जीता? नेपाल ने। अगला प्रश्न पूछा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया? 8 मई को। फिर आपसे पूछा, अभी हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में। फिर आपसे पूछा, अभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ शुरू किया गया? बिहार में। फिर आपसे पूछा, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? चंडीगढ़ में। फिर आपसे पूछा, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? तो आंसर होगा जेरेमी लाल रेनुंगा और बिंदिया रानी देवी ने। फिर बताओ, अभी किसने मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टपन ने। ये रेड बुल के ड्राइवर है। और एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, अगर आप भूल गए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, नहीं करा तो। और हाँ, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन अगर फिर भी किसी की स्टार्ट न होए, यानी कि फिर भी सर्वर एरर दिखा रही है, तो एक काम करना, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना और फिर से प्ले स्टोर में जाकर के क्रिक एग्जाम करंट अफेयर्स एप्लीकेशन को फिर से डाउनलोड कर लेना, फिर वो चलने लगेगी। लेकिन उसमें क्या होगा, वापस से आपको पासवर्ड वगैरह वो जो आपने स्टार्टिंग में लॉगिन करते वक्त डाला होगा ना, वही डालना। हो सकता है आप में से कुछ लोग भूल गए होंगे कि पासवर्ड क्या था। एक तो मोबाइल नंबर मांगता है और एक पासवर्ड मांगता है। तो मोबाइल नंबर तो आप ही का होगा, लेकिन पासवर्ड हो सकता है आप भूल गए हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सिंपल सा, अपने घर में कोई दूसरा नंबर होगा, मम्मी पापा भाई बहन का, वो डाल करके फिर से लॉगिन कर लेना और पासवर्ड सिंपल सा रख लेना। कुछ भी अपना नाम ही रख लो या वही मोबाइल नंबर रख लो, ताकि वापस से अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो पासवर्ड भूलो ना आप।
क्योंकि अभी उसमें जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है अब वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी एक्सपायर हो गया है। वापस उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, उन्होंने बताया उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो वापस से चालू होगा। लेकिन जब तक जो मैंने आपको बताया ना उस तरह से कर लेना अगर दिक्कत आए तो। अभी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, तो आंसर होगा देवदत्त चंद्र। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।